love you. अस्सलामुअलैकुम। एक्समैन मार्टर ने कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी तंजीम के अफराद भी मुझे अपने सरबराह की हैसियत से कभी पहचान सकें। मेरी पुरस्कार रहने के बायस दुश्मन हमेशा भटकते रहे और कभी हमारी तंजीम के अफराद तक ना पहुंच सके। आज मैं ज़ाहिर हो गया हूँ, मुझे इस बात का दुख होना चाहिए, लेकिन आज का दिन हम सब के लिए कामयाबियों और मुसरतों का सबसे अहम और यादगार दिन है। आइंदा जूडी नॉर्मन मेरी जगह ऐसा पुरस्कार और नामालूम सरबराह रहेगा कि कोई इसके करीब भी नहीं फटक सकेगा, इसे देख भी नहीं सकेगा, इसे छू भी नहीं सकेगा। जोडी ने कहा, तुम लोगों ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं इस खुफिया यहूदी तंजीम का कोई काम करूंगा या नहीं, क्योंकि पूछने की ज़रूरत ही नहीं। यहूदी ख्वाह किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, वो अव्वल और आखिर सिर्फ अपने मुल्क इसराइल के लिए जीता और मरता है। मुझे सरबराह बनने की तमन्ना नहीं है। मैं एक मामूली कारकुन बनकर भी अपने मुल्क और कौम के लिए काम करता रहूँगा। सब लोग अपनी अपनी जगह खुश होकर तालियां बजा रहे थे। मंडोला भी खुश था कि एक टेलीपैथी जानने वाला नादीदा यहूदी अपनी तंजीम में शामिल हो गया। उसके ज़रिए बड़े अहम मसाइल हल किए जा सकते थे, लेकिन वह अभी तक यहूदी तंजीम का पुरस्कार नामालूम सरबराह था। असली शीतारा के सिवा कोई इसकी असलियत नहीं जानता था और उसकी दिली आरजू थी कि हमेशा इसी तरह सरबराह बना रहे। लेकिन जोडी नॉर्मन जैसा साया उसके हवास पर छा रहा था, यह अंदेशा पैदा कर रहा था कि किसी दिन वो साया उसकी असलियत को भी ना समझ ले। बहरहाल अभी यह चक्कर चल रहा था कि जोडी नॉर्मन ने ईसाई होकर खुद को यहूदी साबित कर दिया और पूरी यहूदी तंजीम का एतमाद हासिल कर लिया। इसी तरह मंडोला, मार्टिन, रसल, ब्रेन आदम, एल्पा और टेरी आदम वगैरह तमाम आदम ब्रदर्स जोडी को अपना बनाकर खुश और मुतमईन हो गए। जोडी के साय ने एल्पा को पिस्तौल देते हुए कहा, यह अपनी अमानत लो। मैं भी अपनी कौम की अमानत के तौर पर था। अब तुम्हारे साथ इसराइल जाकर रहूँगा। वह पिस्तौल लेकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम मेरी मौत बनकर आए थे, मगर अब जिंदगी से भी ज़्यादा जिंदगी दे रहे हो। काश मैं तुम्हें देख और छू सकती। वो बोला, जब गोली का असर खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा गोश्त पोस्ट के इंसानी जिस्म में नजर आऊँगा। अगरचे साय को कोई छू नहीं सकता, लेकिन मेरे साय में जिंदा इंसानों की तवानाइयाँ छुपी हुई हैं। मैं चाहूँ तो हम एक दूसरे को छू सकते हैं। एल्पा ने इस बात पर हैरानी जाहिर की। जोडी ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ा तो एकदम से घबरा गई। उसने कहा, ये मैं हूँ, तुम्हें छू रहा हूँ। इस वक्त सिर्फ मैंने तुम्हारा हाथ नहीं, तुमने भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि तुम मेरे हाथ को नहीं, हाथ के सिर्फ साय को देख सकती हो। वो उसके साय को देख देख कर छूने और उसे पकड़ने लगी। वह भी जवाबन यही कर रहा था। वह मुस्कुरा कर कह रही थी, मैं तुम्हें ना देख कर भी पा रही हूँ। यह निहायत ही अजीबोगरीब तजुर्बा है। मंडोला एल्पा के अंदर छुपा हुआ था। समझ रहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो सुलगते ही रहते हैं, लिहाजा उसने एल्पा को उसकी मर्जी के मुताबिक छूट देती। लेकिन एल्पा की ज़ुबान मंडोला की मर्जी के मुताबिक बोलने लगी। वो बोली, तुम्हारी इस गोली का असर कब तक रहेगा? मैं तुम्हें कब देख सकूंगी? शायद अगली रात के 8-9 बजे तक, या फिर 1 माह के बाद। वो हैरानी से बोली, 1 माह के बाद? क्या तुम खुद नहीं जानते कि कब तक जाहिर हो सकोगे? हाँ, अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता। मेरे पास 2 किस्म की गोलियां थीं। एक गोली का असर 24 घंटों तक और दूसरी का असर 1 माह तक रहता है। ये 2 तरह की गोलियां 2 मुख्तलिफ डिब्बियों में थीं। वहाँ इजलास में जो नौजवान रिमोट कंट्रोलर लेकर आया था, उसने पता नहीं कौन सी डिब्बियाँ मुझसे छीन ली थी। मैंने बॉम्ब की ब्लास्टिंग से बचने के लिए दूसरी डिब्बियाँ निकालकर एक गोली खा ली थी। मंडोला ने एल्पा के जरिए पूछा, क्या तुम्हारे पास वो दूसरी डिब्बियाँ मौजूद है? हाँ, मेरी जेब में है। लेकिन दोनों डिब्बियाँ एक जैसी हैं और गोलियाँ भी एक जैसी हैं, इसलिए अब यह जानना मुश्किल है कि हम दोनों में से किसने मुख्तसर मुद्दत की और किसने तवील मुद्दत की गोलियाँ खाई हैं। क्या मेडिकल साइंस से तुम्हारा ताल्लुक है? ये गोलियाँ तुमने बनाई हैं या किसी की खिदमत हासिल की हैं? मैं दवाओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। एक बार ख्याल ख्वानी करते करते ऐसे साइंसदान के दिमाग में पहुंच गया जो ये गोलियां तैयार कर रहा था। ये किस्सा बड़ा तवील है। बस यूं समझो कि मैंने उस साइंसदान को कामयाब तजुर्बा करते देखा। उसके पास ऐसी 10-10 गोलियों की 2 डिब्बियां थीं। मैंने उससे यह हासिल कर ली। मंडोला ने फिर एल्पा के जरिए सवाल किया, उस साइंसदान ने इन गोलियों का फार्मूला तो ज़रूर लिख कर रखा होगा और तुमने वो फार्मूला भी हासिल किया होगा। जोडी नॉर्मन भी बातें बनाने में माहिर था। उसने कहा, हाँ, वो एक डायरी में उन गोलियों के मुतालिक लिखता रहता था। मैंने उसके सेफ से 2 डिब्बियाँ चुराने के बाद सोचा, अभी डायरी को नहीं चुराना चाहिए। वो अपने लिए मजीद गोलियाँ तैयार करने के लिए फिर डायरी का मुताला करेगा। उस डायरी में लिखी हुई दवाएं और उनके औज़ान वगैरह मेरी समझ में नहीं आते थे, इसलिए मैंने वो डायरी उसके पास छोड़ रखी थी ताकि वो माल तैयार करता रहे और मैं वो माल चुराता रहूँ। लेकिन दूसरी बार चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं लेबॉर्ट्री में किस तरह आग लग गई थी। मैं उस रोज़ दूसरे शहर में था। वापसी पर मालूम हुआ कि वह साइंसदान उस डायरी समेत जल मरा है। एल्पा ने फिर मंडोला की मर्जी के मुताबिक पूछा, यानी फार्मूला ख़त्म हो चुका है? तुम्हारे पास 10 गोलियां रह गई हैं? अब 10 नहीं रही। मैंने बहुत पहले आजमाइश के तौर पर 1 खाई थी, दूसरी आज खाई है। इस तरह मेरे पास 8 हैं। दूसरी डिब्बिया में 9 गोलियां थीं। आज उस नौजवान ने 1 खाई है, यानी उसके पास भी सिर्फ 8 गोलियां होंगी।
क्या हमारी यहूदी तंजीम में किसी को गोली की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उसे इस्तेमाल करने दोगे? दे सकता हूँ, लेकिन हमारे किसी यहूदी साथी को ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? जब साहब बनकर रूपोश रहकर कोई बहुत ही टॉप सीक्रेट काम करना होगा तो मैं एक गोली खाकर वो कारनामा अंजाम दे सकूंगा। मैं मौजूद हूँ तो किसी और को गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंडोला ने समझ लिया कि जोडी एक यहूदी की हैसियत से हर काम करेगा, हर कुर्बानी देगा, मगर एक गोली किसी साथी को ना देगा। जोडी ने अल्पा से कहा, हमें इस दूसरी डिबिया की फिक्र करना चाहिए। पता नहीं वो कौन था जो मुझसे वो डिबिया छीन कर ले गया। अल्पा ने कहा, हमारे तमाम जासूस उस दूसरे साई को तलाश कर रहे हैं। अगर वो हमारे आदमी के काबू में आ जाए तो वो दूसरी डिबिया भी हमें मिल जाएगी। जहाँ फ्रेब और झूठ होता है वहाँ बेशुमार मसाइल पैदा होते रहते हैं। जोडी ने झूठ बोलकर फ्रेब देखकर खुद को यहूदी मनवा लिया। इरादा था कि इस यहूदी तंजीम में रहकर वहाँ के अंदरूनी राज मालूम करता रहे और अपने मुल्क अमरीका के काम आता रहे। इसमें शुबा नहीं कि वो कामयाब हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से अंदेशा था कि यहूदी तंजीम वाले उसके पास रखे हुए फार्मूले को और गोलियों को किसी न किसी बहाने हासिल करना चाहेंगे। लिहाजा ये चीज़ें ऐसी जगह छुपाई जाएं कि दूसरा कोई वहाँ ना पहुँच सके। मंडोला सोच रहा था कि अल्पा इसे अपने हुस्न और शबाब के जाल में फांस कर इसराइल ले आए। जोडी जब गोश्त पोस्त में ज़ाहिर होगा और तेलबैब में करीबी रहेगा तो मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए उन गोलियों को हासिल किया जाएगा और यूं जोडी की साया बनने वाली सलाहियत को ख़त्म करके अपनी तंजीम का महज एक ख्याल ख्वानी करने वाला बनाकर रखा जाएगा। अल्पा उसकी मर्जी के मुताबिक जोडी को अपनी ख्वाबगाह में दीवाना बनाती रही। फिर वो बोली, मैं कल शाम 6 बजे की फ़्लाइट से इसराइल जा रही हूँ, मेरे साथ चलोगे ना? वो बोला, तुमने तो ऐसा दिल खुश किया कि तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं कल नहीं शायद परसों आऊँगा। उस दूसरे साए को यहाँ तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अगरचे हमारे जासूस उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं साया बनकर ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की तवक्को रखता हूँ। अल्पा थोड़ी देर तक जिद करती रही कि वो जोडी को अपने साथ ले जाएगी, लेकिन वो दूसरी गोलियों की डिबिया हासिल करने के लिए बजिद रहा। इस जिद के पीछे ये मंसूबा था कि वो पहले 24 घंटे शहर में गुजारेगा और गोली के असर की मुद्दत मालूम करेगा। दूसरी बात यह कि छोटे छोटे 8 अदद खाली कैप्सूल खरीद कर हर कैप्सूल में एक गोली रखेगा और हर कैप्सूल को मुख्तलिफ जगह ले जाकर दफन करेगा। चूंकि वह आइंदा तिलबैब में रहेगा, इसलिए अल्पा को छोड़कर तनहा दूसरे भेस में वहां पहुंचेगा और मुनासिब जगह देखकर इन गोलियों को ज़मीन में छुपाता रहेगा। इस तरह वो इसराइल के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में जाएगा और हर पहाड़ी की किसी चट्टान पर फार्मूले का एक हिस्सा कंधा करेगा, किसी दूसरे इलाके के पहाड़ की दूसरी चट्टान पर फार्मूले का दूसरा हिस्सा कंधा करेगा। इस तरह कोई यह समझ नहीं पाएगा कि चट्टानों पर किस दवा के नाम और औज़ान कंधा किए गए हैं। वह फार्मूले जब तक यकजा नहीं होंगे तब तक कोई डॉक्टर या साइंसदान भी उसे समझ नहीं पाएगा। ऐसा करने के बाद उसकी जेब में जो फार्मूले लिखे हुए थे वो उन कागजात को जला डालेगा। मुझे मालूम था कि शी तारा टमी ने भी पारस पर उस पर तनवीमी अमल किया था। जब यहूदी टेलीपैथी जानने वाले पारस को माई खरारे समझकर अपना ताबेदार बना रहे थे, शी तारा भी यही हरकत कर रही थी। अपनी बरसों की आरजू के मुताबिक पारस को अपना ताबेदार बनाकर रखना चाहती थी। इस हरकत ने साबित कर दिया था कि कुत्ते की दुम लाख सीधी करो वो टेढ़ी ही रहती है। इसके बाद पारस ने उससे कता ताल्लुक़ कर लिया था। मैंने उसे मशवरा दिया था कि वो ओमान चला जाए और वहाँ जो इजलास होने वाला उसे नाकाम बनाए। सानी और अली को इस्लामाबाद छोड़कर तिलबैब जाने के लिए कह दिया, क्योंकि सलमान ने वहाँ माई खरारे या पारस की ब्रेन वाशिंग के दौरान खुफिया यहूदी तंजीम के बहुत से अफराद को और कई राजों को जान लिया था। इस तरह जितनी मालूमात हासिल हुई थी उनसे अब सानी और अली फ़ायदे उठा सकते थे और वह दोनों अपनी सलाहियतों से उस तंजीम के अंदर बहुत दूर तक पहुँच सकते थे। उन दिनों मुझे ये मालूम नहीं था कि मंडोला असली शी तारा के ज़ेर असर आ गया है। वह इस फिक्र में था कि किसी तरह उससे ज़ेर ज़मीन रहने वाली बला से निजात हासिल करे। ऐसे में जूडी नॉर्मन एक नई मुसीबत बनकर आ गया था। एक तो वो टेलीपैथी जानता था, दूसरे ये कि साया बनकर रूपोश और महफूज रह सकता था। आसार बता रहे थे कि मंडोला ने एहतियाती तदाबीर ना की तो जूडी जिस तरह मार्टिन रसल तक पहुंच गया था उसी तरह मंडोला तक पहुंचकर उसके भी खुफिया सरबराह होने का इंकशाफ कर सकता था। मंडोला इस तरह जकड़ा हुआ था कि वो कई हथकंडों से जूडी नॉर्मन को जेर कर सकता था, लेकिन असली शीतारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो तो किसी रोक टोक के बगैर दिमाग में घुस आती थी। योगा की महारत उसे रोक नहीं सकती थी। ऐसी बला के आगे वो घुटने टेकने पर मजबूर था। उसने प्रोफेसर आइजैक से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर कहा, मैं बड़ी मुश्किलात में गिरफ्तार हूँ। उससे ज़ेर ज़मीन रहने वाली देवी से किसी तरह रब्ता करो, मुझे उसकी मदद की सख्त ज़रूरत है। प्रोफेसर आइजैक ने कहा, मैं रब्ता कायम रखने के सिलसिले में देवी जी से कह चुका हूँ कि आप अक्सर उनसे ज़रूरी मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मुखातिब करते रहते हैं, लिहाजा कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि आसानी से रब्ता हो सके। मंडोला ने कहा, प्रोफेसर तुम बहुत अच्छे हो, वाकई देवी जी से रब्ते का कोई आसान रास्ता निकालो। यूँ समझिए कि रास्ता निकल गया है। देवी जी ने कहा है कि जब आप उससे रब्ता करना चाहें तो टेलीफोन के पास बैठकर 10 अदद अगरबत्तियाँ जलाएं, पालती मार कर बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर अपनी जुबान से हरिओम हरिओम कहते रहें। ऐसा करने से ज़रा सी देर में देवी जी मुझसे रब्ता करेंगी, फिर मैं उनका पैगाम आप तक पहुँचाया करूँगा। वो खुश होकर बोला, अगर ऐसे रब्ता हो जाए तो फिर मुश्किलें आसान होती रहेंगी, मैं अभी ऐसा करता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, पहले आप मेरी बातें पूरी सुन लें।
10 बार हरिओम कहने के बाद आप 10 बार हरे रामा हरे कृष्णा कहेंगे। क्या पूजा के ये तमाम अल्फाज याद रहेंगे? बिल्कुल याद रहेंगे, मैं ये तमाम अल्फाज कभी नहीं भूलूंगा। और कुछ कहना चाहते हो? हाँ, वो महादेव शंकर की पुजारन है, इसलिए आप तीसरी बार 10 मरतबा जय शिव शंभू कहेंगे। इसके बाद आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रब्ता हो जाएगा। अच्छी बात है, मैं फ़ोन बंद करता हूँ और अभी किसी दुकान से अगरबत्तियाँ खरीद कर लाता हूँ। तुमने जैसा समझाया मैं बिल्कुल उसी तरह पूजा करूँगा और हमेशा उस देवी का पुजारी रहूँगा। वो रब्ता ख़त्म करके फ़ौरन अपनी रिहाइशगाह से निकलकर करीबी बाजार की तरफ जाने लगा और ज़ेरे लब हरिओम हरे रामा हरे कृष्णा और जय शिव शंभू के अल्फाज दोहराने लगा ताकि अच्छी तरह अजबर हो जाए और फिर पूजा के वक्त एक लफ्ज़ भी न भूले। रास्ते में उसके करीब से गुजरने वाले उसे बुड़बुड़ाते हुए सुन रहे थे। जो सहीउल दिमाग होते हैं वो अपनी तन्हाई में कभी ज़ेरे लब भी कुछ नहीं कहते। ऐसा पागल करते हैं ये मज्जूब किस्म के हजरात अपने दीन धर्म के मुताबिक अपने अपने रब के कलमात पढ़ते रहते हैं। इस इलाके में बहुत से लोग उसे एक निहायत शरीफ, मुहज़्ज़ब और समझदार शख्स की हैसियत से जानते थे। वहाँ वो वॉन जॉन के नाम से पहचाना जाता था। एक शख्स ने उसका रास्ता रोककर पूछा, मिस्टर वॉन, आपकी तबीयत ठीक है? आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। मंडोला निहायत अहम सबक याद कर रहा था। ये मुदाखलत उसे नागवार गुजरी। वो बोला, मेरे गॉड ने मुझे ज़ुबान दी है, बोलने की कुव्वत दी है। मेरे बोलने पर आपको एतराज़ क्या है? वो शख्स बोला, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी समझ में आया था कि आप बेहद परेशानी के बायस बेख्तियार कुछ बोल रहे हैं। मंडोला हरिओम हरिओम कहता हुआ आगे बढ़ गया। वो टोकने वाला शख्स उसी जगह खड़ा हैरानी से सोचता रह गया कि ये हरिओम के ज़ुबान के अल्फाज हैं। वो यहूदी था, हिंदी के अल्फाज नहीं समझ सकता था। अब वो दूसरा सबक हरे रामा हरे कृष्णा के अल्फाज याद करता जा रहा था। कुछ राहगीर उसे देख रहे थे और ज़ेरे लब मुस्कुराते जा रहे थे। मंडोला को किसी की परवाह नहीं थी। वो हर हाल में यहूदी तंजीम का सरबराह और मुमलकत इसराइल का बेताज बादशाह बनकर रहना चाहता था। जूडी नॉर्मन ने उसके लिए बड़े खतरात पैदा कर दिए थे। वो एक साय का फिलहाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। बस एक ही उम्मीद थी कि देवी जी की मदद से शायद वो जूडी पर काबू पा सकता है। इसलिए रास्ते में ज़ेरे लब पूजा के अल्फाज याद करता जा रहा था। जब वो स्टोर में दाखिल हुआ तो तीसरा सबक जय शिव शंभू याद कर रहा था। दुकान में और भी कई ग्राहक थे। उसने सेल्समैन ने पूछा, मुझे एक पैकेट शिव शंभू दो। सेलमैन ने ताजुब से पूछा, मिस्टर ये क्या चीज़ होती है, हमारी दुकान में नहीं है। वो काउंटर पर हाथ मारकर बोला, तुम्हारे पीछे रैक में कितने ही पैकेट शिव शंभू। उसे गलती का एहसास हुआ। वो बोला, सॉरी, मुझे एक पैकेट अगरबत्ती चाहिए। मैं अपनी धुन में गलत बोल गया था। वहाँ सोनिया सानी शॉपिंग में मसरूफ़ थी। मंडोला की आवाज़ सुनते ही चौंक गई। वो काहिरा में कई बार उसकी आवाज़ें सुन चुकी थी। बाद में मंडोला मसनूई आवाज़ में बोलने लगा था। इसलिए दूसरी बार जब MIM के मुजाहिदीन ने त्यारे को अगवा किया था और किसी बात पर मंडोला को ज़ख्मी किया था तो सानी ने ही उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी की थी। यानी दूसरी बार भी वो सानी की गिरफ्त में आते आते बचकर निकल गया था। अब तीसरी बार वो मंडोला को अपनी असली आवाज़ में बोलते सुनकर चौंक गई। उसने अपनी कौनी से अली को ठोका दिया। अली ने उसे देखा तो उसने आंख का इशारा किया। फिर उसके दिमाग में आकर बोली, वो शख्स जो अगरबत्ती का पैकेट खरीद रहा है दाऊद मंडोला है। क्या इसकी गर्दन दबोच लूँ? अली ने अगरबत्ती खरीदने वाले को देखा, फिर सोच के जरिए कहा, गर्दन दबोचने की ऐसी जल्दी भी क्या है? हमें देखना और मालूम करना चाहिए कि ये इस शहर में किस मकसद से आया है। हम जिस बहरूप में हैं इसमें ये हमें नहीं पहचान सकेगा। वो अगरबत्ती का पैकेट खरीद कर जाने लगा। अली और सानी ने उसका पीछा किया। अली ने कहा, तुम अपनी कार में रहो और मेरे अंदर रहकर मालूम करती रहो कि मैं उसके पीछे कहाँ पहुँच रहा हूँ। अगर उसके पास भी कार होगी तो तुम फ़ौरन अपनी कार लेकर चली आना। वो अपनी कार की तरफ चली गई। अली मंडोला के पीछे फासला रखकर चलने लगा। अगर वो फासला ना भी रखता तो मंडोला को किसी खतरे का एहसास ना होता, क्योंकि वो वापसी में भी पूजा के अल्फाज याद करता जा रहा था। सानी अली के अंदर रहकर मालूमात हासिल कर रही थी। पता चला कि वो इस इलाके के एक बंगले में रहता है। उसने बंगले के अंदर पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अली अंदर नहीं जा सकता था, मगर किसी भी मकान में घुसने का रास्ता चोर डाकू भी निकाल लेते हैं। अली चोर तो नहीं था, ताहम ऐसे हथकंडे जानता था। इस वक्त रात का अंधेरा फैल चुका था। वह बंगले के पीछे गया, फिर एक पाइप के सहारे छत पर पहुंच गया। वहाँ एक जीना था जो अंदर की तरफ जाता था। अली ने दबे कदमों जीने के रास्ते अंदर आकर एक कमरे में देखा। मंडोला फर्श पर पालती मारकर बैठा था। उसके सामने एक टेलीफोन रखा हुआ था। उस फोन के पास 10 अदद अगरबत्तियाँ सुलग रही थीं। वो आंखें बंद की अपने दोनों हाथ जोड़े हरिओम और हरे रामा जैसे अल्फाज अदा करता जा रहा था। सानी अली के अंदर रहकर यह तमाशा देख रही थी। उसने कहा, अली, ये मंडोला तो यहूदी है, मगर एक हिंदू की तरह पूजा क्यों कर रहा है? अली ने सोच के जरिए जवाब दिया, मैं खुद हैरान हूँ। या तो ये वाकई पूजा कर रहा है या फिर कोई जंतर मंतर वाला अमल कर रहा है। उसकी गुफ्तगू के दौरान फ़ोन की घंटी बजने लगी। मंडोला ने खुश होकर आंखें खोल दी। फिर रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं मंडोला हूँ, आपका गुलाम हूँ। आप देवी जी बोल रही हैं ना? दूसरी तरफ से जवाब मिला, मैं प्रोफेसर आइजक बोल रहा हूँ। यूँ समझो कि तुम्हारा अमल कामयाब रहा, मेरे अंदर देवी जी बोल रही हैं। सानी और अली ये नहीं सुन सकते थे कि दूसरी तरफ से कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है, लेकिन मंडोला की बातों से बहुत कुछ समझ में आ रहा था। वो कह रहा था, प्रोफेसर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि देवी जी तुम्हारी ज़ुबान से बोल रही हैं। मैं उनके हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ कि मेरी मदद करें। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। शायद कल तक वो शख्स इस शहर में पहुँच जाएगा
उसका नाम जूडी नॉर्मन है। वो टेलीपैथी भी जानता है और उसके पास कुछ ऐसी करामाती गोलियां हैं जिनमें से एक को निकलने के बाद वो साया बन जाता है। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें अंदेशा है कि वह तुम पर गालिब आ जाएगा और जब तक वो साया बनकर रहेगा तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और वो तुम्हारी जगह यहूदी तंजीम का सरबरा बन जाएगा। तुम इक़्तिदार से महरूम नहीं होना चाहते। हाँ, यही बात है। हमारी देवी जी बहुत गुण वाली हैं। वो तो योगा में महारत रखने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाती हैं। मैं तो उनके कदमों की खाक हूँ। उन्होंने मेरे दिमाग से जो मालूमात हासिल की हैं उसका तोड़ करें, वरना वो कमबख्त यहाँ आकर मुझे बेनकाब भी करेगा और मेरी सरबराही भी छीन लेगा। प्रोफेसर ने कहा, देवी जी कह रही हैं कि ओमान में उनकी एक आलाकार औरत है। उस साय ने उसे तमंचे मारे, फिर उसे एक बिस्तर पर फेंक कर बेहोश कर दिया। ये पिछली रात की बात है। अब देवी जी की आलाकार औरत होशोहवास में है और उस साय को मार डालने के लिए उसे तलाश कर रही है। ज़ेर ज़मीन रहने वाली शीतारा दरअसल अपनी डमी शीतारा की बात कर रही थी जिसे पारस ने बेहोश कर दिया था। मंडोला ने कहा, देवी जी की आलाकार को तलाश करने की क्या ज़रूरत है? वो साया पिछली रात से इसी बंगले में है। उसने हमारी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा के साथ रात गुजारी थी और उसने हमारी पूरी यहूदी तंजीम से वादा किया है कि वो कल यहाँ तिलबैब में आएगा। यहाँ मुगालता हो रहा है। उस साय ने अल्पा के साथ नहीं बल्कि सैली नामी एक अमरीकी लड़की के साथ रात गुजारी थी। मैं देवी जी की बात को झुटलाने की जरूरत नहीं कर सकता। वो भी अल्पा के अंदर जाकर हकीकत मालूम कर सकती हैं। मंडोला को इंतजार करने के लिए कहा गया। वह रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। ज़रा देर बाद ही प्रोफेसर आइजक ने कहा, देवी जी की तरह आपकी बात भी दुरुस्त है। दरअसल देवी जी को सिर्फ उस साय कलम था जिसने उनकी आलाकार पर जुल्म किया था। अभी पता चला कि ओमान में एक नहीं बल्कि ऐसे 2 साए हैं। वो दोनों 1000 तलाश के बावजूद अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। जी हाँ, मैं भी इसी परेशानी में ये बताना भूल गया कि वहाँ कल रात 2 इंसान साय में तब्दील हो गए थे। उनमें से एक जोडी नॉर्मन है, उसने खुद अपना तारुफ कराया था, मगर वो दूसरा जो इजलास को नाकाम बनाने आया था उसके मुतालिक मालूम ना हो सका कि कौन था, मगर मुसलमानों का हामी था। देवी जी के लिए ये मुश्किल है कि वो साया बोलता नहीं है या शायद साया बन जाने के बाद बोलने की कुव्वत ख़त्म हो गई है। ये बड़ी हैरानी की बात है। जोडी नॉर्मन साया बन जाने के बाद सोच की लहरों के जरिए बोलता रहता है। शायद वो जोडी टेलीपैथी की कुव्वत से बोलता है, जुबान से नहीं बोलता होगा। और देवी जी जिस साय की बात कर रही हैं उसे शायद टेलीपैथी नहीं आती है, वरना वो सोच की लहरों की जुबान इस्तेमाल करता। देवी जी दुरुस्त फरमाती हैं। वह दूसरा साया ख्याल ख्वानी से महरूम है, इसलिए गूंगा बना रहता है या फिर बहुत चालाक है। हम जैसे लोगों को अपने दिमाग में आने से रोकने के लिए खामोश रहता है। तुम्हारी तरह देवी जी भी उसके ना बोलने से परेशान है। उस कमबख्त ने उनके आलाकार पर जुल्म किया था। जब से वो आलाकार होश में आई है वो उसके ज़रिए उस गूंगे साय को तलाश कर रही हैं। मैं इस सिलसिले में अपनी खिदमत पेश करता हूँ। अगर मुझे देवी जी के आलाकार की आवाज़ सुनाई जाए तो मैं उसके अंदर रहकर उस दूसरे साय को ढूंढ निकालूंगा। उनकी आलाकार खुद टेलीपैथी जानती है, योगा की माहिर है। तुम्हें उस अमेरिकन लड़की सैली की आवाज़ सुनाई जा रही है। गौर से सुनो और उसे तलाश का जरिया बनाओ। चंद सेकंड बाद दूसरी तरफ से सैली की आवाज़ आने लगी। दरअसल असल शीतारा उस अमेरिकन सैली की आवाज़ और लहजे में मंडोला के अंदर बोल रही थी। फिर वो प्रोफेसर की ज़ुबान से बोली, तुम उस जोडी नॉर्मन की आवाज़ सुनाओ। देवी जी उसे तिलबैब पहुंचने से पहले दूसरी दुनिया में पहुंचा देंगी। मंडोला रिसीवर कान से लगाई। जोडी की आवाज़ और लहजे में बोलने लगा। फिर प्रोफेसर ने कहा, इंतज़ार करो, अभी बात की जाएगी। वो फिर रिसीवर पकड़े इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर ने कहा, तुमने जो आवाज़ और लहजा सुना है उसमें कुछ गड़बड़ है या फिर वो जोडी आवाज़ तब्दील करके अब तक तुम लोगों से बातें करते रहे, उसकी असल आवाज़ का कैसेट हासिल करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर यह चालाकी बता रही है कि जोडी नॉर्मन हम तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से महफूज रहने के लिए आवाज़ बदल कर बात कर रहे हैं। जब अपनी असल आवाज़ पेश नहीं कर रहा है तो ये सोचा जा सकता है कि कल यहाँ तक तिलबैब में भी असल जोडी नॉर्मन नहीं आएगा, अपनी किसी डमी को भेजेगा। तुम्हारा ख्याल बड़ी हद तक दुरुस्त मालूम होता है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इब्तदा से ऐसी चालें चल रहा है। देवी जी से दरख्वास्त है कि किसी भी तरह असली जोड़ी की शारक तक पहुँचे, वरना वो अपने आलाकार को जोड़ी बनाकर यहाँ भेजेगा और हमें बेवकूफ़ बनाता रहेगा। मुझे अपनी फ़िक्र है, मुझे उससे किस तरह बचकर रहना चाहिए। फ़िलहाल 2-4 रोज़ तक सरबराही छोड़ दो। एक्सरेमैन मार्टिन को ही खुफिया और पुरस्कार सरबराह रहने दो और जो आलाकार जोडी नॉर्मन बनकर आ रहा है उसके ज़रिए हम असल तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं यही करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सहमा हूँ। सोनिया सानी से 2 बार जान छुड़ा चुका हूँ, दूसरा ये कमबख्तार है। आने दो, जो हालात पेश आते हैं उनका सामना करना पड़ता है। हालात मुखालिफ हों तो उनका रुख बदलना पड़ता है। देवी जी कहती हैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुम भी सैली के ज़रिए उस गूंगे साय को तलाश करो, दैट्स ऑल। फ़ोन का रब्ता ख़त्म हो गया। अली दबे कदमों चलता हुआ बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर बंगले के सामने का दरवाज़ा खोलकर वापस जाने लगा। बाद में जब मंडोला किसी काम से बाहर जाना चाहता तो ये देखकर सोच में पड़ जाता कि उसने बंगले में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया था, फिर वो खुला कैसे रह गया। सानी ने अली से कहा, मैं कार में बैठी इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारे यहाँ आने तक पारस के पास जा रही हूँ। वो पारस के पास ही फिर कोड वर्ड्स अदा करके बोली, मैंने कल रात इसी तरह तुमसे रब्ता किया था, मगर तुम्हारी सोच की लहरें वाज़ेह नहीं थी। तुम मुझे जवाब दे रहे थे मगर अल्फाज वाज़ेह नहीं थे। जवाब में फिर पारस की धीमी धीमी सी बेमायनी सी आवाज़ें सुनाई दी। अल्फाज वाज़ेह नहीं थे इसलिए बात समझ में नहीं आ रही थी। सानी ने कहा, पारस मेरे सामने आओगे तो सर तोड़ दूंगी।
मुझसे चालबाजी न करो। वो दूसरा साया बनने वाला जोड़ी सोच की लहरों से वाज़ेह गुफ्तगू करता है, फिर तुम क्यों नहीं करते? पारस की फिर वैसी ही बेरब्त आवाज़ें सुनाई दी। वो झुंझला कर बोली, तुम संजीदा मामलात में मुझे गुस्सा न दिलाया करो, गधे कहीं के। ये देवी जी कौन है जिसके आलाकार को तुमने पिछली रात बेहोश करके सुला दिया था? वो तुम्हें कत्ल करने के लिए ढूंढ रही है। चंद सेकंड तक खामोशी रही। अब यकीन हो गया कि वो संजीदगी से जवाब देगा, लेकिन एक कैसेट से गज़ल का एक शेर सुनाई दिया। कोई गा रहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ोदो पशेमा का पशेमा होना। वो लानत कहकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसी वक्त अली कार का दरवाज़ा खोलकर उसके पास बैठ गया। फिर उसने पूछा, पारस से बात हो गई? वो गुस्से से कार स्टार्ट करती हुई बोली, मेरे सामने उस शैतान का नाम ना लिया करो। अभी तुम खुद ही कह रही थी कि उसके पास जा रही हो, आप गुस्सा क्यों आ रहा है? वो किसी बात का जवाब सीधी तरह क्यों नहीं देता? मैं क्या कह सकता हूँ, ये देवर भाभी का मामला है। कार ज़रा आहिस्ता चलाओ, खिड़की का शीशा खोल लो और गुस्सा बाहर थूक दो। अब तो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश ना करो। तुम खुद मजाक उड़ाने का मौका दे रही हो। क्या उस शैतान के स्टाइल को समझती नहीं? उसकी शरारत और मजाक के पीछे भी कोई अहम मकसद हुआ करता है। लेकिन कल उसका वजूद अचानक गायब हो गया था, जैसे अचानक मौत वाक़ई हो गई हो। ऐसे वक्त मेरी ख्याल खोने के जवाब में वो हमें तसल्ली दे सकता था कि खैरियत से है, लेकिन वो भद्दी सी आवाज़ में कल भी ना समझ में आने वाली बातें कर रहा था और अब भी यही हरकतें कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारी जहानत के आगे अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं, लेकिन पारस तुम्हारी जहानत को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देता। तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि वो मजाक उड़ा रहे, लेकिन ये भूल गई कि टीवी स्क्रीन पर दोस्त और दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले उसे देख रहे थे। तुम्हारी तरह सभी ने मुतजस्सस होकर उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहोगा कि वो अगर जिंदा है तो किस हाल में और कहाँ है। उन सब ने पारस के दिमाग में तुम्हारी बातें और उसकी भद्दी आवाज़ में बेरब्त बातें भी सुनी होंगी, और इस तरह किसी को उसका सुराग नहीं मिला होगा। लेकिन उसने शरारत के बावजूद हमारी तसल्ली कर दी कि जिंदा और खैरियत से है। सानी ने इत्मीनान के गहरी सांस ली, फिर कहा, पता नहीं क्यों मुझे उस शैतान से इतना प्यार हो गया। जी चाहता है हमेशा उसे लड़ती रहूं। अभी मैं उसे खतरे से आगाह करना चाहती थी कि कोई नामालूम देवी उसके पीछे पड़ी हुई है। तुम तो उसे मोहब्बत की इंतहा में बच्चा समझने लगती हो, उसकी हिफाजत की फिक्र में लग जाती हो। इस मौजू पर दूसरे पहलू से बातें करो। अभी हमने दाऊद मंडोला की रिहाइश का भी देख ली और फ़ोन पर होने वाली उसकी बातें भी सुन ली। इस पर तबसरा करो। वो बोली, सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई देवी है जो बराह रास्त मंडोला से बातें नहीं करती है, किसी प्रोफेसर के ज़रिए रब्ता रखती है। रब्ते का तरीका हिंदुआना है। शायद वो अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाती होगी, प्रोफेसर की आवाज़ में बोलती होगी। हाँ, हम दूसरी तरफ से होने वाली प्रोफेसर की बातें नहीं सुन सकते थे। सिर्फ मंडोला की जवाबी गुफ्तगू से समझ रहे थे कि वो जूडी नॉर्मन की आमद से परेशान है, और वो देवी हमारे पारस को इसलिए तलाश कर रही है कि उसने देवी के आलाकार की पिटाई की थी और उसे बेहोश कर दिया। आली, तुम औरतों का मामला पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। मेरा दिल कहता है कि इस देवी को पारस से कोई खास लगाव है। मेरी इस बात को यूँ समझो कि कुछ दिनों पहले यहूदी तंजीम वाले पारस को माई खरारे समझकर माया के खंडर में ले जा रहे थे। यहूदियों की यह टीम न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हो गई थी। पारस बचकर निकल गया। वहाँ सुपर मास्टर के टेलीपैथी जाने वालों ने उस यहूदी टीम के अंदर घुसकर मालूम किया था कि खंडर के तय खाने में एक हसीना है। उसके पास बेशुमार हीरे जवाहरात ही नहीं, यूरेनियम का जखीरा भी है। अगर वो यहूदी माई खरारे यानी पारस को उसके हवाले करेंगे तो इसके एवज़ वो तमाम खजाना उन्हें दे देगी। अली ने तायद में सार हिलाकर कहा, मैं इस पहलू को भूल गया था। इस सिलसिले की अहम बात यह है कि वो देवी पारस को हिंदू बनाना चाहती है। उसने कहा था कि माई खरारे का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म बदल दिया जाए। यानी वो जानती थी कि माई खरारे दरअसल पारस है। ये बात एक मुअम्मा बन गई है। हम तो शुरू से ये देखते आए कि शी तारा अपने धर्म पर कायम रहकर पारस को अपना हिंदू पति बनाना चाहती थी, और पिछली बार उसने नाकाम तनवीमी अमल से यही करना चाहा। अब शी तारा की जगह ये कौन सी देवी आ गई है? एक दिन ये मुअम्मा भी हल हो जाएगा। अब ये बताओ कि मंडोला तुम्हारा शिकार है, उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा? उसे इस लिहाज से ढील देना चाहिए कि हमने उसकी रिहाइश का देख लिया है। आगे चलकर ये देखना चाहिए कि वो प्रोफेसर कौन है, कहाँ रहता है और उसका फ़ोन नंबर क्या है। और ये भी मालूम करते रहना चाहिए कि उस नामालूम देवी से मंडोला की और क्या बातें होती हैं और कैसे कैसे मंसूबे बनाए जाते हैं। लेकिन किसी वक्त भी अचानक मंडोला ने वो रिहाइश का छोड़ दी तो फिर हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। फ़िलहाल तो ये किया जा सकता है कि आज रात में किसी तरह उसके टेलीफोन में डिटेक्टिव वाला लगा दूंगा। इस तरह वो देवी या प्रोफेसर से जो बातें करेगा उन्हें हम अपने फ़ोन पर सुन सकेंगे। लेकिन तुम्हारी ये बात काबिल गौर है कि वो अचानक अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह ना चला जाए, फिर उसे ढूंढना मुहाल हो जाएगा। सानी ने कार रोक दी, फिर कहा, हम वापस चलें और ये मालूम करें कि उसके बंगले के सामने या पड़ोस में कोई और बंगला किराए के लिए खाली है या नहीं। अगर उसके करीब रहने का मौका मिले तो फिर उसे हम नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। उसके बैरूनी दरवाजे पर एक ऐसा खुफिया अलार्म लगाएंगे कि जब भी वो बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलेगा उसका अलार्म हमारे बंगले में बजने लगेगा। वो मंडोला को अपनी नज़रों से गुम नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए तरह तरह की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि किसी भी टेलीपैथी जाने वाले के दिमाग में घुसने के लिए सीधा सा रास्ता यही हुआ करता है कि उसे एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कर दिया जाए, या वो खुद बीमार पड़ जाए, या फिर उसे ज़ख्मी किया जाए। मंडोला के साथ भी यही किया जा सकता था।
लेकिन फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू से ये मालूम हुआ था कि वो देवी टेलीपैथी में ऐसी हैरत अंगेज महारत रखती है कि योगा के माहिरीन के दिमागों के अंदर पहुंच जाती है। इसलिए वो मंडोला पर नज़र रखने के लिए कोई दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करना चाहते थे। उस रोज़ शाम को यहूदी तंजीम का एक अहम इजलास हो रहा था। उसमें यह तय किया जा रहा था कि आइंदा यहूदी तंजीम को बरकरार रखना चाहिए या नहीं। सभी नहीं कह रहे थे, क्योंकि अब यह पुरस्कार तंजीम नहीं रही थी। पहले तो वो लोग माइक के खंडर में जाने के लिए माइक हरारे को अपने साथ अमेरिका ले गए। वहाँ होटल में बॉम्ब के धमाके हुए तो माइक हरारे रूपोश हो गया। अगरचे वो रूपोश होने के बाद एक्सरेमैन मार्टिन रसल वगैरह को अपनी वफादारी और अमेरिका से बेजारी का यकीन दिला रहा था, लेकिन उनके सामने नहीं आ रहा था। कहीं रूपोश रहकर काम करना चाहता था। ऐसे में यहूदी तंजीम का कोई फ़र्द उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। फिर दूसरा शख्स जूडी नॉर्मन था, जिसने अल्बा को यरगमाल बनाकर उस तंजीम के एक एक फ़र्द को जानते हुए उनके एक पुरस्कार सरबराह एक्सरेमैन मार्टिन तक पहुंच गया था। अगरचे वो मार्टिन रसल से भरपूर दोस्ती का इजहार कर रहा था और ख़ुद को यहूदी साबित करके यहूदी तंजीम के लिए काम करने आ रहा था, लेकिन असल पुरस्कार सरबराह तो दाऊद मंडोला था। वो जूडी को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तमाम आदम ब्रदर्स के दिमागों में खामोशी से रहकर जूडी नॉर्मन के लिए बेतबारी पैदा कर रहा था। जूडी नॉर्मन पर पूरी तरह भरोसा ना करने का मतलब यही था कि यहूदी तंजीम को ख़त्म करके किसी दूसरी खुफिया तंजीम को कायम किया जाए। वो लोग अपने तौर पर दुरुस्त समझ रहे थे। अभी तक उन्हें यह नहीं मालूम हुआ था कि हमने उनके पास माइक हरारे की जगह पारस को पहुंचाया था। यूं हम लोग भी इस खुफिया यहूदी तंजीम से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे, और सिर्फ हम ही नहीं, शीतारा डमी ने भी इनके बारे में बहुत कुछ मालूम कर लिया था। खुफिया यहूदी तंजीम में सबसे अहम वो रिकॉर्ड रूम था, जहां अपने मुल्क के अलावा दीगर कई ममालिक के अहम राज ऑडियो, वीडियो और तहरीरी दस्तावेजात की सूरत में मौजूद थे। एक्सरेमैन मार्टिन ने कहा, सबसे पहले रिकॉर्ड रूम से वो तमाम अहम चीज़ें निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे। ऐसे वक्त मंडोला ने उसके दिमाग में आकर कहा, मिस्टर मार्टिन, तुम अब तक पुरस्कार सरबराह बने हुए थे और मैंने ही तुम्हें बना रखा था। आज ये समझ लो कि तुमसे ऊपर मैं हूँ। मार्टिन रसल ने परेशान होकर इजलास के हाजरीन तमाम आदम बरादर से कहा, मेरे अंदर कोई बोल रहा है और दावे कर रहा है कि हमारी तंजीम का सरबराह मैं नहीं, वो है। मंडोला वहाँ बारी बारी अल्पा, टेरी आदम, ब्रेन आदम और दूसरे आदम ब्रदर्स के दिमागों में पहुँच बोला, तुम में से कोई सांस रोककर मुझे भगा सकता है तो बतलाए, वरना तस्लीम कर ले कि इस तंजीम का असल सरबराह मैं हूँ। और इसका दूसरा सबूत यह है कि मैंने रिकॉर्ड रूम की तमाम खुफिया अहम दस्तावेजात दूसरी जगह मुंतकिल करा दी हैं। तुम में से कोई अहम रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को फ़ोन करके हकीकत मालूम करे। ब्रेन आदम ने फ़ोन किया, फिर इंचार्ज को मुखातिब करके पूछा, क्या हमारा रिकॉर्ड रूम महफूज है? इंचार्ज ने कहा, जी हाँ, आपने रिकॉर्ड रूम को दूसरी जगह मुंतकिल करने को कहा था, मैंने कर दिया। यू नॉनसेंस, मैंने कब तुम्हें तब्दील करने को कहा? और तुमने वो तमाम रिकॉर्ड्स कहाँ ले जाकर रखे? इंचार्ज ने कहा, सर आपने हुक्म दिया, मैंने तामील की। इसके बाद अब तक याद नहीं आ रहा कि मैंने वो तमाम रिकॉर्ड्स किस जगह ले जाकर रखे। हालांकि मैं नॉर्मल हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है, मगर मैं नए रिकॉर्ड रूम की जगह भूल गया हूँ। ब्रेन आदम ने रिसीवर रखकर इजलास के हाजरीन को वह तमाम बातें बताईं। फिर कहा, वाकई से साबित होता है कि मिस्टर मार्टिन रसल के ऊपर भी हमारा कोई पुरस्कार सरबराह है, जिसने हमारी तंजीम की भलाई के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड रूम को मुंतकिल किया है। मार्टिन रसल ने कहा, मैं भी जानता हूँ हमारा ये सरबराह हम सब योगा जाने वालों के अंदर आता रहा, लेकिन हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। हमारे लिए सबसे इत्मीनान की बात यह है कि एक पुरस्कार सरबराह की निगरानी के बायस अब हमारी तंजीम ख़त्म नहीं होगी। मंडोला ने एक आदम बरादर की ज़ुबान से कहा, मैं चाहता हूँ कि इस इजलास में एक्सरेमैन मार्टिन, ब्रेन आदम, एल्पा, टेरी आदम, टालबोट और मनारो रहें। बाकी आदम ब्रादर्स यहाँ से चले जाएं। उसके हुक्म की तामील की गई। दूसरे आदम ब्रादर्स उठकर वहाँ से चले गए। ये याद रहे कि वहाँ जो मनारो टेलीपैथी जाने वाला था, मंडोला ने उसे दाऊद मंडोला बनाकर यहूदी तंजीम में रखा हुआ था। टालबुट और मनारो बहुत पहले से ही असल दाऊद मंडोला के ताबेदार थे। आदम ब्रादर्स के जाने के बाद मंडोला ने मनारो की ज़ुबान से कहा, मैं तुम सबका सरबराह बोल रहा हूँ। पहली बात यह कि जूडी नॉर्मन फ्रॉड है। जब तक हम उसका ब्रेन वॉश करके उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में हकीकत मालूम नहीं करेंगे, तब तक उस पर भरोसा नहीं करेंगे। सब ने तायद की। मंडोला ने कहा, मैं चाहता था कि वल्पा के साथ ओमान से यहाँ आए, मगर वो कल आएगा। हम उसे 1-2 दिन यहाँ भटकने देंगे, फिर उसे घेर कर पहले उसका ब्रेन वॉश करेंगे। ब्रेन आदम ने हमारी तंजीम में बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसी तरह मैंने मार्टिन रसल, एल्पा, टेरी आदम, टालबुट और मनारो के चोर ख्यालात बारहा पढ़े हैं। तुम सब बेशक व शुबा यहूदी तंजीम के वफादार हो। मेरा मशवरा है कि आज से अचानक कहीं रूपोश हो जाओ। तुम सब अपने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी इतनी राजदारी से कराओ कि इसके बाद सर्जरी करने वाले को भी जिंदा ना छोड़ो। हमारा रिकॉर्ड रूम बदल चुका है। अब हमारे नाम, चेहरे और रिहाइशगाहें बदल जाएंगी तो कोई दुश्मन हमारे साय तक भी नहीं पहुंच सकेगा। सबने वादा किया कि वो अपने इस पुरस्कार सरबराह के मशवरों पर अमल करेंगे। फिर मंडोला ने कहा, मैं कुछ हरारत सी महसूस कर रहा हूँ, अपना इलाज कराऊंगा। अगर एक आध रोज़ रब्ता ना करूँ तो तुम सब मार्टिन रसल के मशवरों पर अमल करते रहोगे, और ख़ास तौर पर जूडी नॉर्मन के सामने कभी अपने नए नाम और नए चेहरों से खुद को जाहिर नहीं करोगे। इजलास बर्खास्त हो गया।
सब अपनी नई तंजीम में नए सिरे से एक नई जिंदगी गुजारने के इंतजामात करने चले गए। दाऊद मंडोला अपनी खुफिया रिहाइशगाह में एक सोफे पर नीम दराज था। खुद को बीमार महसूस कर रहा था, इसीलिए अपनी जिम्मेदारियां फिलहाल मार्टिन रसल पर डाल दी थीं। वो वहां से उठकर एक डॉक्टर के पास गया। तन्हा जिंदगी गुजारने वालों को दुख बीमारी के वक्त कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई हमदर्दी करने वाला, कोई तीमारदारी करने वाला नहीं होता। ऐसे वक्त दाऊद मंडोला की बीमारी एक मुसीबत थी। वो अपनी कार ड्राइव करता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कहा, परेशानी की बात नहीं है, मौसमी बुखार है, सुबह तक आराम आ जाएगा। वह दवाएं लेकर वापस आ गया। दवाओं से कुछ अफाका हुआ। करीबी रेस्तरां में जाकर रात का खाना भी खाया, लेकिन आधी रात को बुखार तेज हो गया। ऐसे वक्त वो किसी अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाता, लेकिन दवाओं की पहली खुराक से गुमान हुआ था कि तबीयत संभल गई है। अब उसे सिर्फ डॉक्टर की नहीं, तीमारदार वगैरह की भी ज़रूरत थी। मगर बुखार से बदन ऐसा तप रहा था कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। ऐसे ही वक्त अली तैमूर वहां पहुंच गया। उसने दरवाजे से ही देखा। पलंग के सरहाने दवाओं की 2 बोतलें और कुछ गोलियां मेज़ पर बिखरी और फर्श पर गिरी हुई नजर आ रही थी। यूं लगता था जैसे उसने कुछ गोलियां निगलने की कोशिश की थी, मगर वो गिर पड़ी थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। सानी अली के अंदर रहकर ये देख रही थी। उसने कहा, मालूम होता है ये बीमार है, मैं अभी मालूम करती हूँ। अली उसके घर के नीचे डिटेक्टिव वाला लगाने के लिए आया था, ताकि देवी जी या किसी प्रोफेसर से होने वाली गुफ्तगू आसानी से सुनी जा सके। सानी ने कहा, मैं इसके अंदर गई थी, वो मुझे महसूस न कर सका, बहुत तेज़ बुखार में मुब्तला है। ये यहाँ तन्हा बीमारी कैसे झेलेगा, इसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। अली ने कमरे में आकर उसे छूकर देखा। वो वाकई बुखार में तप रहा था। उसे डॉक्टर, दवा और मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत थी। उसने उसे दोनों बाजू में उठाते हुए सानी से कहा, डिटेक्टिव वाला लगाने में थोड़ी देर लगेगी, यहाँ कुछ और तलाशियाँ लेना चाहता हूँ, मगर इसकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, मसीहाई दुश्मनों से भी की जाती है, इसे फ़ौरन ले चलो। वो उसे बाजू में उठाकर बाहर आया, उसे कार की पिछली सीट पर लेटाया। सानी ड्राइविंग सीट पर थी। वो मंडोला के पास बैठ गया। दुश्मनों से सिर्फ दुश्मनी की जाती है, मगर इंसान की आला ज़र्फ़ी ऐसा नहीं करती। उन्होंने उसे एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया। एक डॉक्टर ने उसे फ़ौरन अटेंड किया। उसे दूसरी दवाएं दी गई, एक इंजेक्शन लगाया गया। कोई 1-1.5 घंटे में बुखार कम होने लगा। वो गहरी नींद सो गया। सानी उसके दिमाग में रहकर उसकी ज़हनी और जिस्मानी हालत को समझ रही थी। जब वो नींद के दौरान किसी कदर नॉर्मल हो गया तो उसने तनवीमी अमल शुरू किया। वो उसके दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालना और अमल के दौरान उसे ज़्यादा मसरूफ़ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए निहायत मुख्तसर सा अमल किया। उसे ट्रांस में लाकर अपना मामूल बनाकर सिर्फ ये बात दिमाग में नक्श की कि वह सानी की सोच की लहरों को कभी महसूस नहीं करेगा और बेदार होने के बाद तनवीमी अमल को भूल जाएगा। इसके बाद उसने उसे आराम से सोने के लिए छोड़ दिया। सुबह के 5 बजने वाले थे। वो अली के साथ अपनी रिहाइशगाह में आकर सो गई। अब इत्मीनान था कि वो जब चाहेगी मंडोला के अंदर खामोशी से पहुंचकर किसी देवी से होने वाली गुफ्तगू भी सुन सकेगी और यहूदी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाली मसरूफियात के बारे में भी मालूमात हासिल करती रहेगी। ज़ेरे ज़मीन रहने वाली ने माया के खंडर को छोड़ दिया। वहाँ कितने यानी संदूक में बेशुमार दौलत और यूरेनियम का ज़ख़ीरा था। यहूदी तंजीम के गिरफ्तार होने के बाद यह भेद खुल गया था और ये बात यकीनी हो गई थी कि अब अमरीकी मुहिम जो अफराद आएंगे तहखाने में पहुँचने के लिए चोर रास्ते तलाश करेंगे, और जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर यूरेनियम का ज़ख़ीरा हासिल करने की खातिर खंडर की ज़मीन को तहखाने तक खोदना शुरू कर देंगे। उससे पहले उसने खंडर में आने वाले 10 मजदूरों को अपना मामूल और ताबेदार बनाया। उन्हें तहखाने में बुलाया। इस तहखाने के आखिरी सिरे पर एक ऐसी दलदल थी जिसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं था। इसके ज़ेरे ज़मीन रहने वाले मजदूरों ने वहाँ के एक संदूक को उठाकर दलदल में ले जाकर डाल दिया। वो खजाने से भरे हुए संदूक एक एक करके उस दलदल के अंदर धंसते और गुम होते चले गए। दलदल ऐसी जगह होती है जहाँ कोई गोताखोर भी नहीं जा सकता और ना ही इसकी गहराई का पता चला सकते। हो सकता है आइंदा ऐसी कोई साइंसी ईजाद हो जिसके ज़रिए वहाँ की गहराई में पहुँचे हुए खजानों का सुराग लगाया जा सके। उसने शिव शंकर की मूर्ति को उसकी अपनी जगह रहने दिया, अपना दूसरा सामान छोड़ दिया, लेकिन वो पारस को नहीं छोड़ सकती थी। उसकी ख्वाबगाह की दीवारों पर, छत पर और अपने बिस्तर की चादरों और तकियों पर पारस की बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं जिनसे वह लिपट कर सोती थी और जब तक जागती थी दीवारों और छत पर उसे देखकर आंखों की प्यास बुझाती थी। उसने इन तमाम तस्वीरों को पैक करा लिया, उन मजदूरों को तहखाने से बाहर पहुंचा दिया। वह सब सैरज़दा थे। जब अपने होश-ओ-बास में आए तो सोचते रह गए कि वो सो रहे थे या जाग रहे थे। उनकी सारी रात माया के खंडर के सतूनों के दरमियान कैसे गुजरी, उनमें से किसी को ये याद नहीं आ रहा था कि वो उस खंडर के तहखाने में मजदूरी करते रहे और उन्होंने खजाने से भरे हुए संदूक दलदल की नामालूम तह में पहुंचा दिए। इस तरह माया का खंडर अब अंदर से खाली हो गया था। वहां पहुंचने वालों को सिर्फ महादेव की मूर्ति और एक दोशीज़ा का कुछ छोड़ा हुआ सामान मिलता, लेकिन खजाने और दोशीज़ा का सुराग कभी न मिलता। वो अपनी जगह बदल चुकी थी। इल्म नजूम के मुताबिक उसे 10 बरस तक ज़ेर ज़मीन रहना था। ना किसी के सामने आना था, ना अपनी असल आवाज़ किसी को सुनाना थी। उसने प्रोफेसर आइजक को भी असली चेहरा दिखाया था, ना असल आवाज़ सुनाई थी। उसके ज़रिए उसने मंडोला को भी अपना आलाकार बनाया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि वह अब ज़मीन के किस हिस्से की तह में है।
बाद में वही हुआ जिसका अंदाज़ा था। 1 दर्जन से ज़्यादा मुहिमजू अमरीकी उस तहखाने में पहुंचने की कोशिश करते रहे। जब नाकामी हुई तो उन्होंने खंडर के उस हिस्से को खोदना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनतों के बाद वो उस तहखाने में पहुंचे। वहाँ वही महादेव की मूर्ति और कुछ ऐसा सामान नजर आया जैसे वहाँ कोई औरत रहती थी, और जो भी रहती थी उसे तलाश करना और गिरफ्तार करना लाजमी था। वही बता सकती थी कि बेशुमार खजाना और यूरेनियम का जखीरा कहाँ है। उस खंडर तक जाने वाली यहूदी टीम के चंद अफराद को भी कैदी बनाकर उस तहखाने में ले जाया गया था। अमरीकी ख्याल करने वालों ने उनके चोर ख्यालात अच्छी तरह पढ़े। इन ख्यालात के मुताबिक सिर्फ महादेव की मूर्ति और एक औरत की मौजूदगी के आसार मिल रहे थे। अमेरिका ने भारतीय सफारत खाने से रब्ता किया, भारतीय जासूसों की एक टीम को वहाँ बुलाया और पूछा कि उनके एक देवता की मूर्ति माया के खंडर में कैसे पहुँच गई है। वहाँ पूजा करने का भी कुछ सामान था और यह सब जदीद किस्म का था। इससे यह ज़ाहिर नहीं होता कि सदियों पहले वहाँ हिंदू तहजीब रही होगी जो जल्जले वगैरह के बायस ज़ेर ज़मीन चली गई होगी। भारतीय जासूस और माहिरीन ने यह मामला हल करने से माजूरी जाहिर की। अमरीकी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत के कुछ लोग अमेरिका में ऐसे ही ना जाने कितने तहखाने बनाकर सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते होंगे, या फिर वहाँ भारतीय स्मगलरों ने अपना ठिकाना बनाया होगा। फिर अमरीकी टीम के वहाँ पहुँचने से पहले ही तमाम खजाना किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया होगा। अब उनके दरमियान सफारती सतह पर तल्खियाँ पैदा हो रही थीं। शी तारकों से कोई गर्ज नहीं थी, वो सिर्फ पारस को हासिल करने के लिए ज़ेर ज़मीन रहने पर मजबूर थी। वो इस तरह 4 बरस गुजार चुकी थी। आइंदा 6 बरस के बाद वो पारस को बाकायदा हिंदू बनाकर अपने धर्मपति की हैसियत से हासिल करने वाली थी। अब उसकी राह में सिर्फ जनाब तबरेज़ी साहब की पेशगोई आड़े आ रही थी। उन्होंने फरमाया था कि सोनिया की बेटी आला बीबी सानी 7 बरस की उम्र में असली शीतारा को बेनकाब करेगी। इस हिसाब से 5.5 बरस के बाद शीतारा के लिए सिर्फ वही एक नन्हा सा खतरा था। वो आला बीबी 1.5 बरस की हो गई थी और अपने भाई किबरिया के साथ अपनी माँ सोनिया से तालीम और तरबियत हासिल करने की इब्तदा कर चुकी थी। शीतारा के इल्म नजूम ने यह भी बताया था कि वो दाऊद मंडोला जैसे शख्स को आलाकार बनाकर अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकती है और वक्तन फ़वक्तन उससे बेशुमार काम ले सकती है। इल्म ज्योतिष के मुताबिक 1.5 बरस के बाद नन्ही आला बीबी हर 7वें माह किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकती थी। ऐसे ही किसी 7वें माह में शीतारा अपनी हिकमत अमली से आला बीबी को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा सकती थी। चूँकि वो ज़ेर ज़मीन रहती थी, इसलिए काम प्रोफेसर आइज़िक और दाऊद मंडोला से ले सकती थी। आला बीबी 1 बरस 6 माह की हो चुकी थी। 7वां महीना शुरू हो चुका था और यही वो मुनासिब वक्त था जब वो आला बीबी को अगवा कर सकती थी या पाहिज बना सकती थी या फिर मौत की नींद सुला सकती थी। इस मकसद के लिए उसने प्रोफेसर आइज़िक के दिमाग पर कब्जा जमाया। उस वक्त प्रोफेसर शहजादा होकर टेलीफोन के जरिए दाऊद मंडोला से रब्ता करता था। उसने यही किया। रब्ता उठाकर मंडोला के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। शीतारा ने सोचा अभी इसराइल के वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे होंगे। मंडोला अगर सो रहा है तो उसे घंटी की आवाज़ सुनकर बेदार होना चाहिए। क्या वो इतनी रात को अपनी रिहाइशगाह में नहीं है? वह प्रोफेसर को छोड़कर बराह रास्त मंडोला के दिमाग में पहुंची तो चौंक गई। उसके दिमाग में सोनिया सानी की सोच की लहरें सुनाई दे रही थीं। ये वो वक्त था जब सानी मंडोला पर तनवीमी अमल कर रही थी और सिर्फ इतनी सी बात उसके जहन में नक्श करा रही थी कि वह आइंदा सानी की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी। खतरे की घंटी सुनते ही वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। अगर वो चाहती तो मंडोला के अंदर खामोशी से छुप कर रह सकती थी। उसे ज्योतिष विद्या ने समझा दिया कि वो फरहाद और उसकी फैमिली के तमाम अहम अफराद से दूर रहे। यूं दूर रहने के लिए उसने ज़ेर ज़मीन रहने का फैसला किया था, लेकिन पारस को नज़रों में रखने के लिए एक डमी शीतारा बना रखी थी और आइंदा आला बीबी को रास्ते से हटाने के लिए दाऊद मंडोला और प्रोफेसर आइज़िक को आलाकार बना रही थी। लेकिन यह मुकद्दर का खेल है कि वो आला बीबी का कुछ बिगाड़ने के लिए मंडोला से कोई काम नहीं ले सकती थी। वह अस्पताल में पड़ा हुआ था और दूसरी मुसीबत यह कि सानी उसके दिमाग में पहुंची हुई थी। ऐसे में उसके लिए लाजमी हो गया था कि वो सानी से दूर रहे, वरना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यूं देखा जाए तो शीतारा की राह में इब्तदा से रुकावटें पैदा हो रही थी। पहली बार उसने अपने इल्म से समझ लिया था कि यहूदी तंजीम वाले जिसे माई खरारे समझकर उसका जहन बदल रहे हैं वो दरअसल पारस है। उसने यहूदी तंजीम के सरबरा मंडोला को यूरेनियम के ज़खीरे का लालच दिया और उस माई खरारे पारस को तलब किया। इस सिलसिले में पहली नाकामी हुई और पारस न्यूयॉर्क पहुंचकर कहीं रुपोश हो गया। इसके पीछे जिस डमी शीतारा को लगा रखा था उसने भी पारस को खो दिया। असल शीतारा की जहानत कहती थी कि पारस हर उस मुल्क या शहर में जाएगा जहां MIM के सरबरा की आमद मुतवक्का होगी। इसलिए उसने अपनी डमी को ओमान भेजा था ताकि पारस उसे मिल सके। ओमान में जो कुछ हुआ वो बयान किया जा चुका है। जब पहली बार पारस गोश्त पोस्त के वजूद से अचानक ही साया बन गया तो असली शीतारा भी हैरान रह गई। कई मिनट तक सोचती रह गई कि सचमुच ऐसा हुआ है या कोई बाजीगरी दिखाई जा रही है। फिर उसने डमी की सोच में कहा कि उसे इस साया बनने वाले के दिमाग में पहुंचकर हकीकत मालूम करना चाहिए। डमी शीतारा ने उसकी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्यालख्वानी की परवाज़ की, लेकिन भटक कर किसी दूसरे के दिमाग में पहुंच गई। इससे पता चला कि वह साया बनने वाला
अपनी असली आवाज़ में नहीं बोल रहा था। ऐसे वक्त सानी पारस के दिमाग में पहुंचकर उसकी खैरियत मालूम कर रही थी। अगर डमी सितारा भी पारस की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर वहां पहुंचती तो उसे सानी और पारस की आवाज़ से ये मालूम हो जाता कि वो पारस ही है। असली सितारा अपनी डमी से कहना चाहती थी कि वो पारस के दिमाग में पहुंचे, मगर उसके कहने से पहले दूसरी अजीब बात यह हुई कि जूडी नॉर्मन भी एक गोली निकलकर साया बन गया। ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात के बायस डमी सितारा देर से पारस के दिमाग में पहुंची। उस वक्त तक सानी उसके दिमाग से जा चुकी थी और पारस ने पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक ली। सांस रोकने से यह पता नहीं चलता कि साय ने ऐसा किया है। हो सकता है पारस गोश्त पोस्त के जिस्म में किसी दूसरी जगह मौजूद हो और उसने पराई सोच की लहरों को रोक दिया हो। इन तमाम हालात के बायस असली सितारा यकीन से नहीं कह सकती थी कि वो पहला साया बनने वाला पारस ही था। बस उसका दिल कहता था। ये मालूम करना भी ज़रूरी था कि वो रिमोट कंट्रोलर वाला कौन है और कहाँ से आया। सितारा के लिए पारस के अलावा दाऊद मंडोला भी ज़रूरी था। ओमान में दूसरे दिन गुजरने के बाद भी वहाँ पारस की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हुई। उसने अपनी डमी की सोच में कहा कि वह पहले साया बनने वाले को तलाश करती रहे। सितारा के ज्योतिष इल्म ने उसे वार्निंग दी थी कि वो मेरी फैमिली के किसी फ़र्द के अंदर ना जाए, इसलिए वह अपनी डमी को पारस के पास भेजा करती थी। सुबह 6 बजे दाऊद मंडोला अस्पताल में गहरी नींद सो रहा था। इतनी देर में असली सितारा ने यकीन कर लिया कि अब सानी दोबारा उसके अंदर नहीं आएगी और ख़ुद अपनी रिहाइशगाह में सो रही होगी। सितारा ने मंडोला की तनवीमी नींद पूरी नहीं होने दी, उस पर तनवीमी अमल करने लगी। सानी की आवाज़ और लहजे में बोली, तुम मेरे मामूल और ताबेदार हो। मैं हुक्म देती हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम पर जो तनवीमी अमल किया था उसमें थोड़ी तब्दीली कर रही हूँ। तुम 1 घंटे बाद बेदार हो जाओगे। उसके 1 घंटे तक अगर मैं आऊँ तो मुझे आने दोगे। उसके बाद फिर कभी मेरी सोच की लहरों को आने नहीं दोगे। मुझे महसूस करते ही सांस रोक लिया करोगे। मंडोला के ख्वाबीदा जहन ने कहा, मैं 1 घंटे बाद बेदार हो जाऊँगा। उसके 1 घंटे तक तुम्हें अपने अंदर आने दूंगा। इसके बाद तुम आना चाहोगी तो तुम्हें महसूस करते ही सांस रोक लूँगा। सितारा समझ गई कि सानिया उसके किसी साथी माथियत ने मंडोला को और उसकी रिहाइशगाह को देख लिया है। उसने मंडोला को हुक्म दिया, तुम बेदार होने के बाद चुपचाप अस्पताल से चले जाओगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके किसी ऐसे शहर में पहुंचोगे जहां प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को तब्दील करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। कोशिश करो कि मैं आइंदा तुम्हें चेहरे से ना पहचान सकूं। दाऊद मंडोला ने वादा किया कि वह उसके हुक्म की तामील करेगा। सितारा ने हर पहलू से मंडोला के जहन को लॉक कर दिया। आइंदा सानी उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकती थी और जेर ज़मीन रहने वाली देवी की असलियत मालूम नहीं कर सकती थी। वो मंडोला की तरफ से मुतमईन होकर फिर अपनी डमी के पास आई। खामोशी से उसके ख्यालात पड़े तो मालूम हुआ अभी तक दोनों में से किसी साय का सुराग नहीं मिला। असली सितारा को जूडी नॉर्मन से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, दूसरे साय से दिलचस्पी थी और तजस्सुस भी था कि आखिर वो कौन है। दिल धड़क धड़क कर कहता था कि वो पारस है। कुछ साय पहचाने जाते हैं कि वो किसके जिस्म से बाहर आए हैं और कुछ सायों की शनाख्त मुश्किल होती है। वह 2 साय जिनकी तलाश जारी थी वो दिन के वक्त सूरज की रोशनी में भी नज़र नहीं आ रहे थे। अगर किसी के मकान में छुपने भी जाते तो वहाँ भी कोई ना कोई उन्हें देख लेता। जिंदा इंसान मुतहरिक होता है, इसलिए हमेशा छुप नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आता है। असली सितारा अपनी डमी के अंदर थी। अचानक ही दोनों ने पारस के साय को देख लिया। ज़रा देर उसकी झलक नजर आई, फिर वो गुम हो गया। दोनों ने उसे तलाश किया। असली सितारा एक दूसरी औरत के अंदर पहुंचकर उसे ढूंढने लगी। वो पारस था, गुम नहीं हुआ था। उसने सितारा को देख लिया था और यह फैसला कर लिया था कि फिलवक्त इसके ही पास रहेगा और देखेगा कि वो क्या करती फिर रही है। वो पीछे से उसके पास है और उसके गोश्त पोस्त के जिस्म में घुल मिल गया। जब 2 साय एक बदन में हो तो उस बदन का एक ही साया ज़मीन पर या दीवार पर पड़ता है। ये वो मरहला था कि वो बज़ाहिर एक सितारा थी, लेकिन उसके अंदर दूसरी असली सितारा भी थी और उसके अंदर पारस भी बड़े आराम से था। यानी दिमाग में वो असली थी और जिस्म में वो मतलूब व महबूब था। एक जिस्म और 3 हस्तियाँ, लेकिन साया एक था। अगर इंसान के साये को मुख्तलिफ जाविये से सोचा जाए तो ख्याल आता है कि साया काला क्यों होता है, वह हल्का सुरमई या लाल पीला क्यों नहीं होता, या मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज से टेक्निकलर क्यों नहीं होता। क्या साया इसलिए से होता है कि इंसान अंदर से मैला होता है? जिस्म को रगड़ कर साफ़ किया जाए तो मैल बाहर आता है। बदन के उतारे हुए कपड़े भी धोए जाएं तो उनके दाग धुल जाते हैं। ईमान के साबुन से गुस्ल किया जाए तो बदी बाहर निकल आती है। शायद साया भी बाहर निकल कर इंसान को ये इशारा देता है कि खुद को मुकम्मल ना समझो, अपनी इस खामिया मैल को समझो जो नादानी में तुम्हारे अंदर रह गया। बहरहाल ऐसी सोच को मोमिन, ईमानी सोच और फ़लसफ़ी से फ़लसफ़ियाना सोच कह सकते हैं। बाकी से बकवास समझकर नज़रअंदाज कर सकते हैं। असली सितारा अपनी ज्योतिष विद्या के मुताबिक 10 बरस से पहले ना कभी पारस के सामने आ सकती थी और ना ही ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे मुखातिब कर सकती थी। इसलिए उसने टेलीपैथी जानने वाली एक डमी सितारा को उसके पीछे लगा रखा था ताकि उसे अपने महबूब और मतलूब की खबर मिलती रहे। अब यह शुबा यकीन की हद तक था कि जूडी नॉर्मन से पहले जो नौजवान साय में तब्दील हुआ था वो पारस ही होगा। उसने डमी के अंदर रहकर उसे तलाश किया। एक बार उसकी झलक नजर आई, फिर वो गुम हो गया। सिर्फ झलक नजर आने से उसके पारस होने की तस्दीक नहीं हो सकती थी, उससे गुफ्तगू लाजमी थी। असली सितारा की मर्जी के मुताबिक डमी ने उसे मुखातिब किया, तुम कहाँ हो?
अभी मैंने तुम्हारी झलक देखी थी। तुम पारस हो, मेरी हमाकतों की वजह से मुझसे नाराज़ हो, लेकिन एक बार मुझसे गुफ्तगू करो। तुम इसी मकान में कहीं रूपोश हो। वह मकान में नहीं बल्कि डमी सितारा के बदन में समा गया था। यह नहीं जानता था कि असली सितारा, जिसे उसने कभी देखा नहीं और कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी, वो भी डमी सितारा के दिमाग में मौजूद है। यानी इस वक्त 3 हस्तियाँ थीं, असली सितारा, उसके एक डमी और डमी के अंदर पारस का साया। मगर दीवार पर सिर्फ डमी का साया पड़ रहा था, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर मौजूद थी। वो दोनों से बड़ी देर तक तलाश करती रहीं। ऐसे वक्त ये तो नहीं कहा जा सकता कि अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई तरीका होता कि अपने बदन में झांक कर देखा जाता तो उन्हें पारस का साया ज़रूर नजर आ जाता। आखिर सितारा ने अपनी डमी की सोच में कहा, मुझे उसी अमेरिकन लड़की सैली के बंगले के करीब रहना चाहिए। पारस हरजाई है, शायद सैली पर दिल आ गया हो, इसलिए किसी भी वक्त सैली के बंगले में उसका साया नजर आ सकता है। वह अपनी डमी के जहन में यह ख्याल ठूंस कर ज़ेरे ज़मीन अपने नए खुफिया अड्डे में दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अब तक उसके जहन में सिर्फ एक पारस ही नक्श था। वो उसे हासिल करने के लिए दुनिया वालों के साय से भी दूर ज़मीन की तह में ज़िंदगी गुजार रही थी। अब पारस के अलावा ये अजीबोगरीब तकनीक उसे तजस्सुस में मुब्तला कर रही थी कि एक जीता जागता जिस्म किस तरह अपने ही साय में गुम हो जाता है। अगर ये तकनीक किसी तरह से मालूम हो जाए तो वह साया बनकर अपने पारस के करीब जा सकती है। उसकी ज्योतिष विद्या ने सिर्फ इतनी रहनुमाई की थी कि वह 10 बरस तक पारस को या किसी को भी अपना असली चेहरा और असली आवाज़ ना सुनाए। साया बनकर करीब जाने पर पाबंदी नहीं थी। वो अजीबोगरीब गोलियां जोडी नॉर्मन कहीं से लाया था, और वो कहाँ से लाया था ये राज सितारा मालूम करना चाहती थी। इस मकसद के लिए वो दाऊद मंडोला के पास आई। पहले सानी ने मंडोला पर तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल बनाया था। इसके बाद सितारा ने उसके दिमाग में आकर सानी के अमल का तोड़ किया। मंडोला उसके अहकामात की तामील कर रहा था। सितारा ने उसकी सोच में कहा, मैं अपनी शख्सियत बदल रहा हूँ। यहूदी तंजीम के अहम अफराद यानी मार्टिन रसल, ब्रेन आदम, हेल्पा, टालबूट और मोनारो भी अपनी अपनी शख्सियत बदल चुके हैं। इस तरह पहले वाली यहूदी तंजीम ख़त्म हो चुकी है। कोई दुश्मन हमारे अहम अफराद तक नहीं पहुँच पाएगा, हत्ता कि जोडी नॉर्मन भी धोखा खाएगा। मंडोला ने अपनी तंजीम के अहम अफराद को यकीन दिलाया था कि जोडी नॉर्मन एक ईसाई है और यहूदी बनकर उन्हें धोखा देना चाहता है। जब तक उसका ब्रेन वॉश करके हकीकत ना मालूम की जाए, उस पर भरोसा न किया जाए। उस वक्त सितारा ने मंडोला के अंदर उसकी सोच में कहा, जोडी नॉर्मन ख्वाह कितने ही धोखेबाज हो, वो तिले वह पहुंचेगा तो उसे किसी तरह काबू में किया जाए। ये मालूम किया जाए कि उसने साया बन जाने वाली गोलियां कहाँ से हासिल की हैं। उसके पास ऐसी गोलियां बनाने का फार्मूला भी ज़रूर होगा। ये चीज़ें उससे ज़रूर हासिल करना चाहिए। सितारा को टेलीपैथी में इतनी महारत हासिल थी कि वो किसी योगा के माहिर के ख्यालात भी पढ़ लेती थी। उसने अभी तक जोडी की आवाज़ नहीं सुनी थी। इस इंतज़ार में थी कि वह तिल बबाए तो एक डमी अल्पा और डमी ब्रेन आदम उसका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि असली अल्पा वगैरह तो अपनी शख्सियात बदल कर रूपोश हो गए थे। सितारा ने सोचा कि जब जोडी तिलबैब आएगा तो डमी अल्पा के जरिए जोडी नॉर्मन की आवाज़ सुनेगी, फिर उसके अंदर पहुंचकर गोलियों का फार्मूला मालूम कर लेगी। पिछली रात जब पारस साया बनकर सैली के साथ उसके बंगले में आया था, तब डमी सितारा उससे पहले वहाँ मौजूद थी। वह चाहती थी कि सैली पर तनवीम में अमल करके उसे अपनी मामूला बना के उसी के साथ उसी बंगले में क़याम करे। उसके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि सैली के साथ कोई साया होगा और वो भी पारस का। उसने सैली पर तनवीम में अमल करना चाहा तो पारस ने उसकी पिटाई की और उसे एक बिस्तर पर बेहोश कर दिया। सुबह होश में आने के बाद उसने फैसला किया कि फ़ौरन सैली के बंगले से भागना चाहिए। उसने पिछली रात टीवी स्क्रीन पर 2 इंसानों को सायों में तब्दील होते देखा था। अब ये बात समझ में आ गई थी कि सैली ने उनमें से एक साय से दोस्ती कर ली है। वह पड़ोस के एक बंगले में आ गई ताकि करीब रहकर उस साय की हकीकत को जान सके। पड़ोस वाले बंगले में बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे, कोई तीसरा नहीं था। उसने उन बूढ़ों पर अमल किया और उनके यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रह गई। वह सुबह के वक्त उन बूढ़ों के पास आई थी। उन पर अमल करते वक्त ये नहीं सोचा कि पारस सुबह बेदार हो चुका होगा और उसकी ये हरकतें देख रहा होगा। वो पेइंग गेस्ट बनने के बाद अपने चेहरे पर मेकअप करके खुद को बदल चुकी थी ताकि सैली और उसका साथी साया उसे पहचान ना सकें। अगर वो उसे चेहरा बदलते ना देखता तब भी उसे पहचान लेता, क्योंकि जिसके साथ वो एक रात भी गुजार लेता उसे 1000 बहरूप भरने के बावजूद उसकी महक से पहचान लेता। जब वो मेकअप के बाद सैली के बंगले की तरफ गई तभी असली सितारा अपनी उस डमी के अंदर आई थी और उसके अंदर रहकर वो उस साय को तलाश करना चाहती थी। ऐसे वक्त पारस ने शरारत की। एक दीवार पर उसे अपने साय की एक झलक दिखाई दी थी ताकि उसके शौक को और भड़का सके। वो नहीं जानता था कि जो असली सितारा उसके शौक को भी भड़का रहा है। उस वक्त बाहर खासी धूप थी, हर छोटी बड़ी चीज़ का साया नजर आ रहा था। ये बात परेशान कर रही थी कि वो साया अपनी झलक दिखाकर कहाँ गुम हो गया है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे तलाश कर रही है वो उसके अंदर ही समाया हुआ है। फिर उसने सोचा वो साया सैली के साथ रहता है, लिहाजा उसी के पास क्या होगा। अब वो दूसरे बहरूप में थी, सैली के पास जाकर उससे दोस्ती कर सकती थी और उस साय को ढूंढने के लिए आसपास नज़र भी रख सकती थी। उसने बंगले के अंदर जाने से पहले ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। वो मालूम करना चाहती थी कि सैली अपने बंगले के अंदर क्या कर रही है। हो सकता है कि वो साय से बातें कर रही हो। हाँ, वो बातें कर रही थी मगर उस साय से नहीं। एक ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में बोल रहा था, सैली क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो साया तुम्हारे पास आया था?
डमी सितारा ने उसे पहचान लिया। वो पाशा था और सैली के अंदर आकर बोल रहा था। सैली ने जवाबन कहा, हाँ वो आया था। तुम कल रात कहाँ रह गए थे? वो मुझे परेशान करता रहा और मैं सोच के ज़रिए तुम्हें पुकारती रही। मुझे अफसोस है, सुपर मास्टर ने मुझे दूसरी ड्यूटी पर लगा रखा था। अगर मैं तुम्हारे पास होता तो साय का सर तोड़ देता। कैसे तोड़ देते? कोई साय को एक चुटकी में भी नहीं पकड़ सकता। फिर तुम मुझसे हज़ारों मील दूर रहकर उसका सर कैसे तोड़ देते? हाँ, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। अगर नज़दीक होता तो उसे पकड़ने की ज़रूर कोशिश करता। सिर्फ वही नहीं, एक और टेलीपैथी जानने वाली पता नहीं कहाँ से आ गई थी। वो मुझ पर तनवी में अमल करना चाहती थी, मगर उस साय ने उसकी पिटाई करके उसे बेहोश कर दिया। अगर तुम होते तो वो तुम्हारे साथ भी यही सलूक करता। क्या मुझे बुज़दिल समझती हो? मैं उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ देता। अक्ल की बात करो। साय की हड्डी होती है न पसली। क्या तुम साय का कोई एक हिस्सा भी मुट्ठी में पकड़ सकते हो? वो ज़रा देर खामोश रहकर सोचता रहा, फिर चौंक कर बोला, अरे हाँ, इतनी सी बात पहले समझ में नहीं आई कि जब हम उसे पकड़ नहीं सकते तो फिर वो साया भी हमें कैसे पकड़ सकता है? उसने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया होगा। खुदा ने तुम्हें कितनी सारी सलाहियतें दी है। तुम हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन सकते हो, रात की गहरी तारीकी में दूर तक देख सकते हो। फिर ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए तुम्हें टेलीपैथिक इल्म सिखाया गया, मगर अफसोस दुनिया की कोई मशीन तुम्हें अकल नहीं सिखा सकती। मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ कि वो मुझे रात भर परेशान करता रहा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि उसने एक हसीन औरत को किस तरह परेशान किया होगा। क्या उसने तुम्हें पकड़ा था? जबकि साया कभी ऐसा नहीं कर सकता। जब वो साय के अंदर अपने हाथ पांव और पूरे जिस्म समेत जा सकता है तो साय के अंदर से मुझे कैसे नहीं पकड़ सकेगा? वो बोला, ये तो अमानत में ख़यानत होगी। सुपर मास्टर ने वादा किया था कि अगर मैं किसी तरह भी MIM के सरबराह को बेनकाब करूंगा और गिरफ्तार करूंगा तो वो मेरी तुम्हारी शादी करा देगा। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब बर्दाश्त ना करने से क्या होता है? कल तो उसने मुझे घरवाली बना लिया, पता नहीं आज क्या करेगा। मैं उससे निमट लूँगा। आज तमाम रात तुम्हारी उस ख्वाबगाह में रहकर पहरा दूंगा। पहरा देकर उसका क्या बिगाड़ लोगे? क्या एक साई के साथ यहाँ फिल्मी सीन देखते रहोगे? बताओ, मेरे बचाव की क्या तदबीर करोगे? मैं अभी सुपर मास्टर से बात करता हूँ, उसे कहूँगा कि वो तुम्हें ओमान से अभी वाशिंगटन बुला ले। कुछ सोच समझकर सुपर मास्टर से बात करो। क्या वो साया मेरे ताक़ुब में वाशिंगटन नहीं आ सकेगा? वो नहीं आएगा, किसी और हसीना से बहल जाएगा। नहीं बहलेगा। वो कह रहा था कि खुदा ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। मैं इस दुनिया में एक ही पीस हूँ। अगर कोई गधा मेरा मुतालबा करेगा तो वो गुस्से से बोला, क्या उसकी ये जरूरत? उसने मुझे गधा कहा? वो तो और भी बहुत कुछ कह रहा था। सुनकर क्या करोगे? ख्वामखा अपना खून जलाओगे। जाओ कोई तदबीर करो और उससे मेरी जान छुड़ाओ। मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए। सुपर मास्टर से कोई फैसला करूँगा। वो चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, पाशा, एक बात कहना भूल गई, पहले सुन लो फिर जाओ। उसे जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा उसे मुखातिब किया, फिर मुस्कुराकर बोली, वो जा चुका है, तुम मेरे करीब हो ना? सैली को जवाब में महसूस हुआ कि किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा है। उसने सामने वाले कद्दे आदम आईने में देखा। पलंग के पीछे एक साया दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया, मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि तुम एक सेहतमंद और स्मार्ट नौजवान हो। मेरे पीछे क्यों हो? मेरे पास आओ। पाशा तो उसके अंदर से जा चुका था, लेकिन डमी सितारा मौजूद थी और समझ रही थी कि वो जिस साय को तलाश कर रही है वो सैली के बेडरूम में मौजूद है। उसने थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर सैली के दिमाग में कहा, हेलो सैली, मैं बोल रही हूँ। सैली ने चौंक कर साय से कहा, मेरे अंदर कोई बोल रही है। आवाज़ से पता चलता है कि वो कल रात वाली दुश्मन औरत है। सितारा ने कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि दुश्मनों से छुपने के लिए यहाँ आई थी। तनवीमी अमल के ज़रिए तुम्हारे दिमाग को लॉक करना चाहती थी ताकि कोई टेलीपैथी जाने वाला तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मेरा सुराग ना लगा सके। सैली ज़ुबान से जवाब देने लगी ताकि उसका महबूब साहब भी सुन सके। वो बोली, अभी तुम बड़ी नरमी से बोल रही हो। कल रात ऐसे गुरूर से अमल करना चाहती थी जैसे मैं तुमसे कमतर हूँ। बेशक मैंने गुरूर दिखाया। हर ताकतवर दूसरे को कमज़ोर समझकर दबाता है, लेकिन जब अगला उसकी ताकत के बराबर होता है तो फिर रवैया बदल जाता है। दोस्ती हमेशा बराबर के लोगों में होती है। मैं तस्लीम करती हूँ कि तुम मुझसे कमतर नहीं हो, हम दोस्त बन सकती हैं। अपने अंदर की बात कहो, क्या मुझसे दोस्ती करना चाहती हो या मेरे महबूब के साय से? एक हथकड़ी दो हाथों को जकड़ती है, वो साया कैसी हथकड़ी बन सकता है? हम दोनों को दोस्ती के रिश्ते में बांध सकते हैं। औरत अपने मर्द की हथकड़ी तन्हा पहनती है, किसी दूसरी औरत को हिस्सेदार नहीं बनाती। तुम अपने साय की आगोश में बड़े गुरूर से बोल रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो साया तुम्हें बाहर से तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। अगर मैं तुम्हारे अंदर जल्जला पैदा करूं तो तुम्हारा जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। उसकी बात ख़त्म होते ही पारस का साया सितारा के पास पहुंच गया। वो जानता था कि किस रूप में और सैली के बंगले के करीब कहाँ खड़ी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उसके अंदर से निकल कर गया था। बंगले के हाथे की चार दीवारी के एक हिस्से में सितारा को वो साया नजर आया। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो उस हसीना की खैरियत चाहते हो? ये नहीं चाहते कि मैं उसके दिमाग में जल्जला पैदा करूं? कोई बात नहीं, हम दोस्त बन जाते हैं और दुश्मनी ख़त्म कर देते हैं। तड़ाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसके मुंह पर तमांचा पड़ा। तमांचा ज़ोरदार था, उसका मुंह घूम गया। वह घूमकर लड़खड़ाई। करीब से एक कार गुजर रही थी। उस कार से टकराते उसके हलक से चीख निकल गई।
सैली पहले तो अपने बिस्तर पर हैरान थी कि वो साया अचानक उसे छोड़कर कहाँ चला गया है। फिर बाहर किसी की चीख सुनकर वो दौड़ती हुई खिड़की के पास आई। वहां से देखा कुछ लोग एक कार के पास जमा हो गए थे। एक जख्मी औरत को उठाकर कार की पिछली सीट पर पहुंचा रहे थे। सैली चौंक गई। पीछे से उसके शाने को थपथपाया गया था। उसने पलटकर देखा, फिजा में एक कागज का टुकड़ा मुअल्लिक था। उस पर लिखा था, तुम्हारे दिमाग में जल्जला पैदा करने वाली को लोग अस्पताल पहुंचा रहे हैं, मेरी ये तहरीर जला दो। उसने मुस्कुराकर कालीन पर उस साए को देखा, फिर एक लाइटर से कागज़ को जलाते हुए बोली, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम तहरीर में जवाब देने के बाद उस कागज़ को जलाने के लिए क्यों कहते हो। क्या तुम कभी अपनी तहरीर से पहचाने जा सकते हो? उसे जवाब नहीं मिला। हालांकि वो जूडी नॉर्मन की तरह साया बनने के बाद बोल सकता था, लेकिन फ़िलहाल खामोशी को मुनासिब समझ रहा था। कोई ज़रूरी बात सैली से तहरीर के ज़रिए करता था, वरना कुछ कहे सुने बगैर ही काम चलाना मुनासिब समझ रहा था। उधर पाशा ने सुपर मास्टर के दफ्तर में आकर सलूट किया, फिर कहा, सर मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो रही है। उसने मेरी होने वाली घर वाली को फांस लिया है। सुपर मास्टर ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं सैली के बारे में कह रहा हूँ। आपने वादा किया था कि आप मेरी शादी सैली से कराएंगे। हाँ मुझे याद है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इनाम यूं ही मिल जाता है? पहले कोई कारनामा अंजाम दो। मैं कारनामा कैसे अंजाम दूँ? वो मुझे गुस्सा दिला रहा है। वो मेरी सैली को फांस रहा है। सुपर मास्टर ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा, पूरी बात किया करो। वो कौन है जो तुम्हारी सैली को फांस रहा है? मैं उसका नाम नहीं जानता, मगर वो वही साया जिसकी हम सबको तलाश है। क्या? सुपर मास्टर ने चौंक कर पूछा, क्या सैली ने उस साए को फांस लिया है? सर सैली ने नहीं, उस साए ने उसे वो किया है। मैं क्या बताऊं उसने क्या किया है? मुझे शर्म आती है। पाशा तुम्हें कब अकल आएगी? तुम काम को नहीं औरत के हुस्न व शबाब को देखते हो। फिल वक्त वो साया हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और तुम इतनी अहम ज़रूरत को छोड़कर सैली के लिए मर रहे हो। सर मैं आपके वादे के मुताबिक उसे घर वाली समझ रहा था, साए ने उसे बाहर वाली बना दिया। मैं तुम्हारे सामने ऐसी हसीन तरीन औरतों की लाइन लगा दूंगा कि उन्हें देखकर सैली को भूल जाओगे। अभी तुम्हें सैली से भी बड़ा इनाम मिलेगा। पहले उस साए के मुतालिक तफसील से बताओ। उसने फ़ोन के जरिए फ़ौज के 3 आला अफसरान और पूजा से कहा कि वो फ़ौरन आए। साए का कुछ सुराग मिल रहा है। फ़ोन पर गुफ्तगू होने के बाद पाशा ने उसे साए के बारे में वो सब कुछ बताया जो सैली के ख्यालात पढ़कर और उसे बातें करके मालूम किया था। ये भी बताया कि वहाँ एक ख्याल ख्वानी करने वाली भी पहुँच गई थी। वो सैली पर तनवीमी अमल करना चाहती थी, लेकिन साए ने उस टेलीपैथी जानने वाली को बेहोश कर दिया। सुपर मास्टर ने पूछा, सैली ने उस साए का नाम मालूम किया होगा? वह बोलता नहीं है। किसी ज़रूरी बात का जवाब कागज़ पर लिख कर देता है, फिर उस कागज़ को जला देता है। यानी उसे अंदेशा है कि वो अपनी तहरीर से पहचाना जा सकता है, इसलिए वो अपना तारुफ भी नहीं कराता और तहरीर भी जला देता है। सर सैली बहुत अच्छी है, वो जलाना नहीं चाहती होगी, वो उसे मजबूर कर देता होगा। आह मेरी मजबूर सैली। सुपर मास्टर ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, हम तुम्हारी नफ्सियात को अच्छी तरह समझ सकती हैं कि तुमसे किस तरह काम लेते रहना चाहिए। उसने इंटरकॉम पर किसी को मुखातिब करते हुए कहा, अपने एक आदमी से कहो कि पाशा को हमारे बी हैप्पी क्लब में ले जाए और वहाँ सैली जैसी ज़्यादा से ज़्यादा हसीनाएँ दिखाए। ये उनमें से किसी एक को पसंद कर लेगा। उसने इंटरकॉम बंद किया तो पाशा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी हैं, बस मुझे एक सैली जैसी चाहिए, फिर मैं उस साए को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मैंने उस साए को मारने का हुक्म दिया है? नो सर, मगर वो हमारा दुश्मन है। हमारा नहीं, तुम्हारा। जब तुम्हें पहले से भी ज़्यादा हसीन सैली मिल जाएगी तो फिर वो साया तुम्हारा भी दुश्मन नहीं रहेगा। हम उसे ज़िंदा चाहते हैं। अब तुम जाओ, पहले अपनी नई सैली से मिलो। वह सलूट करके चला गया। उसके जाने के बाद पूजा 3 फौजी आला अफसरान के साथ आई। वह सब मेज़ के अतराफ बैठ गए। सुपर मास्टर ने उन्हें बताया, ओमान में सैली ने एक साए को फांस लिया है, मगर बात सिर्फ फांसने से आगे नहीं बढ़ेगी। हमें मालूम होना चाहिए कि वह साया कौन है। जूडी नॉर्मन ने खुद को जाहिर कर दिया था। अब वो भी महज इसलिए छुपता फिर रहा है कि हमारी सरकारी पाबंदियों में रहकर काम नहीं करना चाहता। सैली के पास जो साया है वो कोई अजनबी है। हमें किसी तरह उसका एतमाद हासिल करके उसे दोस्त बनाना चाहिए। मेरी अकल कहती है कि एक साए दूसरे साए को पकड़ सकता है या फिर उसके छुपने की किसी भी जगह पहुंच सकता है। शायद हम उस साए के जरिए जूडी नॉर्मन को हासिल कर सकें। एक अफसर ने ताइद में कहा, एक बार जूडी हाथ लग जाए तो हम उसे मशीन से दोबारा गुजार कर अपना ताबेदार बना लेंगे। दूसरे अफसर ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि माए खरारे जैसा ज़हीन टेलीपैथी जाने वाला मुल्क व कौम का वफादार होने के बावजूद हमारा मुखालिफ है। आखिर ये लोग असूली पाबंदी में रहकर काम क्यों नहीं करना चाहते? पूजा ने कहा, सर फिलहाल उन दोनों का ये जज्बा हमें मुतमईन कर रहा है कि वो जहाँ भी हैं हमारे मुल्क व कौम के लिए काम करें। बेशक ये बात काबिल इत्मीनान है, लेकिन हर सिपाही को फ़ौज के डिसिप्लिन के मुताबिक अमल करना चाहिए, वरना किसी वक्त भी दुश्मन उसे ट्रैप कर सकता है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। पूजा ने कहा, आप लोग अपनी गुफ्तगू जारी रखें, मैं ज़रा सैली के पास जाकर मालूम करती हूँ। शायद मुझे साए के मुतालिक ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाएं। उसने वहाँ बैठे ही बैठे ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और सैली के अंदर पहुँच गई। वो पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करती थी, इसलिए पूजा को महसूस न कर सकी। उसकी सोच ने बताया कि वो साया भी थोड़ी देर पहले कहीं गया है, फिर वापस आएगा। उसने साए की सूरत शक्ल नहीं देखी, मगर उस पर मर मिटी है। उसने 2 बार उसे एक टेलीपैथी जाने वाली के जुल्म से बचाया है और वह उसके लिए एक बहुत बड़ी खुफिया ताकत बन गया है। ऐसी ताकत जिसको टेलीपैथी जानने वाली भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पूजा ने उसकी सोच में सवाल किया, अब मेरा क्या फ़र्ज़ है? वो साया जो मेरी खुफिया ताकत बन गया है, क्या उसे अपनी मुल्क व कौम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
सैली की सोच ने कहा, ज़रूर करना चाहिए। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ अमेरिका चले, लेकिन मैं ऐसी कोई बात करती हूँ तो वो मुझे टाल देता है। मैंने सोचा था ये सारी बातें सुपर मास्टर तक पहुँचाऊँगी, लेकिन पाशा यहाँ आकर अपने ही मतलब की बातें करता रहा। मैं फ़ोन पर सुपर मास्टर से रब्ता करूँगी तो वो साया जो कहीं छुपा होगा मेरा दुश्मन बन जाएगा। पूजा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सुपर मास्टर से कहा, सर, सैली वफादार है। वो परेशान है कि किस तरह आप तक उस साये की बातें पहुँचाए। अगर फ़ोन करेगी तो वो साया कहीं छुप कर सुन लेगा। पाशा उसके पास गया था मगर कोई काम की बात किए बगैर चला आया। इस सिलसिले में 2 बातें अहम हैं। एक तो ये कि वो साया कौन है, दूसरी ये कि उसे किस तरह अपना बनाया जा सकता है। मुश्किल यह है कि साये को कोई पकड़ नहीं सकता, उसे प्यार और मोहब्बत से अपना बनाना होगा, और इस सिलसिले में सैली नाकाम हो रही है। वो बोली, दुनिया की कोई भी हसीन तरीन औरत उसे ट्रैप नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद किसी हसीना की मर्जी के बगैर उस पर गालिब आ सकते हैं। जब तक उस साये को मगलूब करने की कोई तदबीर नहीं होगी वो हमारे काबू में नहीं आएगा। एक अफसर ने कहा, तुम दुरुस्त कहती हो, मगर इसका एक पहलू यह भी है कि वो साया मुसलमान है, इसलिए वो ओमान के इजलास में जूडी नॉर्मन की मुखालफत में आया था। पूजा, तुम पैदाइशी तौर पर पाकिस्तानी हो और हिंदुस्तान से हमारे पास आई हो। तुम इस्लामी कल्चर को खूब समझती हो। अगर मुसलमान बनकर उसे फांस कर सिर्फ इतना मालूम कर लो कि वह साया बनने वाली बाकी गोलियां कहाँ छुपा कर रखते हैं और तुम उन्हें किस तरह हासिल कर सकती हो, तो फिर हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। पूजा इब्तदा में जब पाकिस्तान से अपनी बहन से मुलाकात करने हिंदुस्तान गई थी, तब से वो एक इज्जतदार और बाहया लड़की थी। भारत के एक सियासी लीडर ने भी उसे फांसना चाहा था मगर नाकाम रहा। डमी शीतारा ने उसे बहन बनाकर अपने पास रखा था। फिर हालात ने उसे अमेरिका पहुंचा दिया। सुपर मास्टर ने उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर सिर्फ टेलीपैथी का इल्म ही नहीं सिखाया था, बल्कि इस कदर वफादार बनाया था कि वह उसके हुक्म पर अपनी जान और अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा सकती थी। लिहाजा वो एक मुसलमान बनकर उस साये को ट्रैप करने पर आमादा हो गई।